मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर ज़रूर निकलेगा। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम प्यारे दर्शकों का आपके अपने चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स ऑफ बिहार बिहान। जी हाँ, तो चलिए आज जो हमारे विशेष मेहमान मौजूद हैं उनसे हम रूबरू होंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे। बहुत ही ख़ास हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं। आपको बताना चाहूँगी हमारे बीच जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सबसे ख़ास मेहमान विवेक रंजन मैत्रेय जी। आप निदेशक हैं उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के। तो चलिए आज के हमारे इस विशेष मेहमान का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार मैम। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हमारा हस्तशिल्प सप्ताह आज से शुरू हो रहा है, इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर हमारे दर्शक जानना चाहें तो आप क्या बताना चाहेंगे? दूरदर्शन के माध्यम से जितने भी दर्शकगण हमें इस बिहार बिहान कार्यक्रम में देख पा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं विवेक रंजन मैत्रेय, निदेशक उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, जो हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत राज्य की सबसे बड़ी इकाई है, उसमें निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह जो 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच मनाया जाएगा, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि भारत में हस्तशिल्प की परंपरा सदियों पुरानी है। जब से मानव सभ्यता का सृजन हुआ है तब से हस्तशिल्प हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। और इसी को रिकग्नाइज़ करने के लिए, इसी को पहचान देने के लिए 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, राज्य सरकार की संस्थाएं पूरे देश भर में इस सप्ताह में अनेकों कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके पीछे प्रेरणा थी एक रेनाउंड हमारे समाज सुधारक कमला देवी जी उपाध्याय जी, उनका बहुत बड़ा इसमें प्रेरणा रही है। और उन्होंने हस्तकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया था। तो उनके कार्यों को याद करने के लिए और ओवरऑल हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाता है। और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान भी पूरे सप्ताह कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और हस्तशिल्प को के लिए जो चलाए जा रहे कार्यक्रम उनका प्रचार प्रसार कर रहा है, ताकि इसका लाभ न केवल हमारे हस्तशिल्पी जो इसमें लगे हुए हैं उनको मिले, बल्कि जो हमारे उत्पाद को ग्रहण करेंगे वो कंज्यूमर्स, वो सब भी इनके महत्व को जानें, समझें और हस्तशिल्प क्षेत्र में अपना योगदान दें। कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप अपनी लोक कलाओं को, लोक संस्कृति को आगे लेकर जाते हैं? क्या इम्पोर्टेंस मानते हैं आप इस सप्ताह की? जी, हस्तशिल्प मैंने बताया, जैसे मानव सभ्यता का सृजन हुआ है तब से ही हस्तशिल्प हमारी सभ्यता में अभिन्न हिस्सा रहा है। जो जब इतना मशीनीकरण नहीं हुआ था, तब जो भी आम दैनिक रोज़मर्रा की वस्तुएं थीं, चाहे वो बर्तन हों या वो टूल्स हों, वो सब हाथों से ही उनका निर्माण होता था। और जब भी जो पुरातत्व हम लोग किसी साइट पर हम लोग जब उसका खुदाई करते हैं तो हम पाते हैं कि जो टूल्स हैं, जो हस्तशिल्प से बने उत्पाद हैं, वो जो मृतक होते थे उनके साथ उनको दफन किया जाता था, मतलब या उनका अंतिम संस्कार में उसको शामिल किया जाता था। इससे पता चलता है कि जो हाथ से निर्मित जो टूल्स थे उनका कितना महत्व आम जीवन में था। हमारी मोहनजोदारो की सभ्यता है, हड़प्पा कालीन सभ्यता था, सभी में इस तरह के टूल्स मिले हैं। तो तब से हस्तशिल्प से बने उत्पाद का प्रयोग होता रहा है। फिर उसके बाद से औद्योगिक क्रांति के बाद, क्योंकि मशीनीकरण से जब बहुत एक वृहद पैमाने पर टूल्स और उत्पादों का निर्माण होने लगा, तो उसकी अपेक्षाकृत हस्तशिल्प का उपयोग घटा है। क्योंकि जो हस्तशिल्प से बने उत्पाद हैं वो कहीं ना कहीं कॉस्ट के मामले में वो मशीन से बने उत्पादों की नहीं कर पाते थे। फिर भी जो हमारी विविध संस्कृति है और हमारे जो इतिहास और डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफीज हैं, सभी में अलग अलग क्षेत्रों में हस्तशिल्प और हस्तकरघा सभी के जो उत्पाद हैं निर्मित होते रहे हैं। और अभी भी देश में लगभग 70 लाख शिल्पकार हैं जो हाथ से प्रोडक्ट्स का, उत्पादों का निर्माण करते हैं और उनको हमारे और आपके उपयोग के लिए
बाज़ार तक पहुंचाते हैं। तो किंतु जो मशीनों की तुलना में उनको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे वो असंगठित क्षेत्र में हैं, उनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस नहीं हैं, और उनको मार्केटिंग और ब्रांडिंग की थोड़ी कमी पाई जाती है। तो उसी के लिए राज्य सरकार शिल्प अनुसंधान संस्थान के माध्यम से राज्य सरकार और भारत सरकार कई योजनाएं चलाती हैं। तो उनके बारे में हम लोग इस सप्ताह पूरा विविध प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि उनसे अधिक शिल्पियों को जोड़ सकें और उनके बने उत्पादों को आप सभी के बीच में पहुंचा सकें। जी, अगर इस लिहाज से हम देखें तो ये जो हस्तशिल्प सप्ताह है, इसका उद्देश्य क्या लोगों के बीच जाना चाहिए, क्या एक मैसेज देना चाहिए? जी, इसमें जो हस्तशिल्प से बने जो उत्पाद होते हैं उनके विशिष्टताएं मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले उनका यूनिक डिज़ाइन होता है। जो मशीन से बने उत्पाद होते हैं वो कला में कभी भी हस्तशिल्प की बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक हैंड क्राफ्टेड, हाथ से बना हुआ उत्पाद यूनिक होता है। हर एक पेंटिंग, हर एक हस्तकरघा पे बना हुआ कपड़ा, या हर एक मधुबनी पेंटिंग, हर एक मंजूषा कला, हर एक वो यूनिक होता है। तो सबसे पहले यूनिक, क्योंकि मशीन एक ही तरह के अनेक भारी मात्रा में उत्पादन करती है, तो उसमें कभी यूनिकनेस नहीं आ पाती है। तो जो विशेषता आपको हस्तकरघा, हस्तशिल्प के उत्पादों में मिलेगी, वो उसमें नहीं मिलेगी। दूसरा चीज़, जो मशीन से बने उत्पाद हैं और जो उनके जो रॉ मटेरियल होते हैं, तो जो हस्तशिल्प में जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रकृति से सोर्स किए जाते हैं, हमारे आसपास के वातावरण से सोर्स किए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग में पूर्णतः नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता है। हस्तकरघा से बने जो लूम होता है, उसका जो वीविंग होती है, उसमें किसी प्रकार के केमिकल्स नहीं होते हैं। तो जो प्राकृतिक, निश्चय ही जो चीज़ प्राकृतिक होगी वो आपके और हमारे वातावरण और के लिए ज़्यादा अनुकूल होगी। तीसरा चीज़, इको फ्रेंडली, पर्यावरण के लिए भी, क्योंकि ये प्रकृति से बने प्राकृतिक मटेरियल से बने उत्पाद होते हैं, तो वो पुनः डिकम्पोज हो जाते हैं, या जब उनका लाइफ साइकिल एंड हो जाता है तो पुनः प्रकृति में समाहित हो जाते हैं, किसी प्रकार का अपशिष्ट नहीं करते हैं। और चौथा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। पूरे देश में विभिन्न प्रकार के जो हस्तशिल्प हैं वो वहाँ के जो लोकल जो कल्चर, संस्कृति है, उसका अभिन्न हिस्सा है। मिथिला के क्षेत्र को मधुबनी जो कला है उससे अभिन्न अंग है उसका। और इसी प्रकार से मंजूषा है, भागलपुर प्रक्षेत्र में पाई जाती है, वो उसका अभिन्न हिस्सा है। पाषाण कलाएं हैं, गया में जो क्या कहते हैं, गया जी के बेड से जो पत्थर निकलते हैं उन पे वो कलाकृति की जाती है। तो वो सभी हमारे ग्रामीण और जो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए हस्तशिल्प से बने उत्पादों का अभिन्न महत्व है। अगर आपसे जानना चाहें कि उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में इस सप्ताह विशेष को लेकर क्या कुछ खास होने वाला है, तो क्या बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहला जो इस पूरे सप्ताह जो सबसे पहले प्रयास रहेगा कि जो बहुत सारी योजनाएं उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान चलाता है, राज्य सरकार की योजनाएं और भारत सरकार की योजनाएं, उनका हम अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक शिल्पियों को जोड़ें और उनका लाभ उन तक पहुंचा पाएं। सबसे पहले जो मुख्य है हमारा शिल्प अनुसंधान संस्थान होने के नाते, हम लोग 18 विधाओं में निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। मंजूषा कला है, मधुबनी कला है, जूट है, जूट क्राफ्ट है, पॉटरी है, स्टोन वर्क है, कशीदाकारी है, एप्लिक वर्क है। तो इसी तरीके की कुल 18 विधाओं में हम लोग निःशुल्क प्रशिक्षण कराते हैं। और अभी वर्तमान में वो पोर्टल हम लोग क्या कहते हैं, आवेदन 6 माह का सत्र होता है जो जनवरी से प्रारंभ होगा, जनवरी से जून तक। उसके लिए आवेदन हम आमंत्रित कर रहे हैं। जितने भी दर्शकगण हमको देख पा रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध होगा कि इच्छुक लाभार्थियों तक इसके बारे में बताएं, और ताकि आवेदन अधिक से अधिक संख्या में आवेदन उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में प्रशिक्षण के लिए प्राप्त हों। क्योंकि कला को जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे जो एक्सपर्ट हमारे शिल्पीकार हैं उनसे हम लोग नए युवा वर्ग को जोड़ें। दूसरा चीज़ कि इसमें युवाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। सबसे, क्योंकि युवा हैं जो आजकल जो मार्केट को मतलब करते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास परचेजिंग पावर है। वही घर में भी जो निर्णय लिए जाते हैं वो युवाओं से पूछ के ही लिए जाते हैं या उनको कंसल्ट करके लिए जाते हैं। और जो हमारे जो अभी नए नए जो संगठित क्षेत्र में जो भी हमारे युवा
व्यवसाय कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उन सभी के पास अच्छा क्या कहते हैं परचेजिंग पावर होता है, तो वो भी इन उत्पादों को अपने जीवन शैली में लाएंगे, तो इससे वो सभी लाभ प्राप्त होंगे जिनके जो भी पिछले सेगमेंट में मैंने बताया था। और बिहार का एकमात्र शिल्प म्यूजियम जो उपेंद्र महारथी संस्थान के परिसर ही में स्थित है, साल भर निःशुल्क रहता है, पर इस सप्ताह विशेषकर हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे स्कूल से बच्चे, कॉलेज से बच्चे आएँ और हमारा इस विशेष शिल्प म्यूजियम को देखें। तो सभी दर्शकगण, खासकर पटना वासी हैं जो हमें मुझे सुन पा रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा, करबद्ध विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान आएँ और हमारे शिल्प म्यूजियम, जिसमें एक से एक विशेष कलाकृतियों का इकट्ठा किया गया, उन सभी को देखें और अपनी संस्कृति को और पास से जानें। और वहाँ प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र भी हैं, और जो भी आपको उत्पाद, हस्तशिल्प के उत्पाद पसंद आए, उनको अपने साथ ज़रूर घर पर ले जाएं। चलिए, तो वाकई बहुत ही ख़ास बात आपने बताई और ख़ास जानकारी हमारे पटना वासियों के लिए भी कि अगर आप हस्तशिल्प को करीब से देखना चाहते हैं, अपनी लोक संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं, तो आप एक बार ज़रूर जाएं। विवेक जी, आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हम कहते हैं ना कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, भारत विविधताओं का देश है। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ की संस्कृति, आचार विचार में इतनी विविधताएं हैं, तो लोक संस्कृतियों में भी, लोक कलाओं में भी बहुत ही विविधताएं होंगी। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बहुत सारी लोक कलाओं का जन्म हुआ है। जी, एकदम सहमत हूँ आपकी बात से। पूरे विश्व में भारत के विविध संस्कृति की चर्चा होती है। जितने यहाँ विधाएँ हैं, जितने यहाँ के कल्चर्स हैं, सब कैसे सामंजस्य से वसुधैव कुटुम्बकम की फिलॉसफी को अपनाते हुए सब आपसी द्वेष के बिना कैसे हमारे भारत राष्ट्र में हज़ारों वर्षों से रहते आए हैं, इसकी चर्चा पूरे विश्व में है। और हमारे यहाँ हर एक जो राज्य है, उसी राज्य के अंदर भी विविध प्रकार के संस्कृतियाँ मौजूद हैं। और एक ये जो भी विविध कल्चर हैं, ये एक माला के सभी विभिन्न मोती के समान है, एक भारत राष्ट्र के एक उसमें पिरोए गए हैं, और यही विशिष्ट पहचान है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी भारत की संस्कृति की। और इसी की वजह से है कि भारत की संस्कृति का जो सॉफ्ट पावर है वो बहुत ज़्यादा है। हम लोग सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जब संबंधों की बात करते हैं तो सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। तो बहुत सारे विश्व में कौतूहल का विषय रहता है कि भारत की संस्कृति के बारे में वहाँ के लोग जानें, और इस प्रकार हज़ारों लाखों की संख्या में सैलानी भारत की संस्कृति को जानने, समझने के लिए भारत में आते हैं। ऊपर से भारत में जो विश्व के प्रमुख जो धर्म है, उसमें से 4 का उद्गम स्थान रहा है, वो भी एक बहुत अपने आप में ही एक बहुत ह्यूज अट्रैक्टिव आकर्षण का केंद्र रहा है। केवल अपने बिहार की राज्य की बात करें तो यहाँ 2 प्रमुख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो जिन्होंने स्थापना की, वो उनकी जन्मभूमि हम लोग यहाँ बिहार में हैं। और 17 देश बौद्ध अनुयायी देश हैं, वहाँ से बहुत सारे सैलानी उस बौद्ध कल्चर को, उस संस्कृति को जानने, समझने के लिए, और जो संस्थापक हैं उनके जन्म स्थान को तीर्थ में मानते हुए यहाँ पे 17 देशों से आते हैं। और सभी राज्यों की बात करें तो उसमें भी अनेकों, राजस्थान में बहुत ही विशिष्ट संस्कृति है, हमारे गुजरात में, कच्छ में की विशिष्ट संस्कृति है, कर्नाटक हो, हमारे केरल की संस्कृति, वहाँ के लोकगीत, वहाँ के क्या कहते हैं नाट्य जो कलाएं हैं, जो वहाँ पे डांस की विधाएं हैं, और पहनावा, लोकगीत, सभी में अनेकों विविधताएं हैं। और हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं, जहाँ पे हम इस प्रकार की सांस्कृतिक विविधता को हम लोग महसूस कर पाते हैं और हम उसका हिस्सा हैं। तो ये हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि हम एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहाँ पे इतनी सांस्कृतिक विविधता है, और हम सभी इस भारत राष्ट्र का अभिन्न हिस्सा हैं। जी, बहुत ही खूब। आपसे जानना चाहूँगी विवेक जी कि लोगों के बीच हस्तशिल्प को लेकर जागरूकता बढ़े, आपको क्या लगता है इसके लिए हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और इसे बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी, हस्तशिल्प, हम लोगों ने पहले बात की कि हस्तशिल्प क्षेत्र को कुछ समस्याएं जो होती हैं, और जिसकी वजह से वो मशीन उत्पादित जो गुड्स होते हैं उनसे कम्पीट नहीं कर पाते हैं।
तो उसका सबसे पहला प्रमुख कारण है कि जो हस्तशिल्प क्षेत्र के जो हमारे कामगार हैं असंगठित क्षेत्र में हैं। तो राज्य सरकार की सबसे पहले जो प्राथमिकता है कि कैसे उनको संगठित क्षेत्र में लाया जाए। उसके लिए राष्ट्र स्तर पे इसका सर्वे हुआ है और उनको आर्टिजन कार्ड एक बांटा जाता है। तो आर्टिजन कार्ड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। उससे उनको पहचान मिलती है कि ये एक आर्टिजन है और उनको बैंक लिंकेज या विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहले उनको एक पहचान पत्र दिया जाता है। तो जैसे ही आज के युग में डॉक्यूमेंट्स का कितना महत्व है ये सब लोग जानते हैं। बिना डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो बहुत तरह की समस्या हो सकती है, या पैन कार्ड है तो हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में समस्या हो सकती है। तो उसी प्रकार से आर्टिजन्स को समस्या ना हो इसलिए सबसे पहले उनको आर्टिजन कार्ड दिया गया, जिससे उनकी एक पहचान पत्र है कि वो उस विधा में एक कुशल शिल्पी हैं। फिर जो दूसरा चीज़ है, फिर इशू होता है कि उनके पास उसकी कमी होती है, क्या कहते हैं, क्रेडिट की कमी होती है। तो उसके लिए राज्य सरकार की भारत सरकार की योजना है कि सभी को रिवॉल्विंग फंड 10,000 रुपये का राज्य सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। तो जो भी शिल्पी उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के साथ जुड़ते हैं वो 10,000 रुपये के रिवॉल्विंग फंड एक तरीके से वो आपको आपके उत्पाद को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, टूल्स परचेस करने के लिए एक तरीके से आपको एक मुश्त राशि दे दी जाती है और उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ये हो गया क्या कहते हैं क्रेडिट के। उसके बाद जो हमारी राज्य सरकार की प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उसमें 51 विधाओं में आप आवेदन कर सकते हैं। उन 51 में से 10 विधाएं हैं जिनमें हस्तशिल्प के कारीगर भी आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण कशीदाकारी की एक अलग कंप्लीट कैटेगरी है जिसमें बिहार के जो 18 से 50 वर्ष के युवक हैं, 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी, मेरा अनुरोध होगा, जितने भी शिल्पकार हमको सुन पा रहे हैं वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की जो 10 कैटेगरीज हैं जिसमें जैसे बैम्बू, बेंत से उत्पाद गुड्स का निर्माण, तो इसमें हस्तशिल्प के लोग भी एकदम अप्लाई कर सकते हैं। कशीदाकारी जो प्योरली हस्तशिल्प का है। फिर वस्त्र निर्माण, उसमें भी अगर आप कपड़ा पे एम्ब्रॉयडरी या इस तरीके के कार्यकारी का, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये हो गया। उससे 5 लाख का ग्रांट और 5 लाख का सॉफ्ट लोन जो 7 वर्षों में वापस करना होता है, ये उपलब्ध कराया जाता है। तो सभी शिल्पियों से अनुरोध होगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में प्रमुखता से आवेदन दें और ताकि हम इस बहुत ही अच्छी क्रेडिट स्कीम का आप तक लाभ पहुंचा पाएँ। तो ये हो गई प्रोडक्शन साइड पे। उसके बाद मार्केटिंग साइड में हम लोग बायर सेलर मीट और स्टेट हैंडीक्राफ्ट एक्सपो, नेशनल हैंडीक्राफ्ट एक्सपो कराते हैं, न केवल बिहार में बल्कि दिल्ली, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी कराते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत ही शीघ्र 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक चेन्नई में बिहार के हस्तशिल्पियों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, क्या कहते हैं, क्राफ्ट फेयर का आयोजन करा रहे हैं। उसमें हम लोग उनको TADA वहाँ तक जाने का और ट्रांसपोर्टेशन असिस्टेंस भी देते हैं और निःशुल्क स्टॉल का आवंटन करते हैं। इससे क्या है कि उनके मार्केट को ज़्यादा रीच मिलती है और अच्छा सेल होता है। हमारे रिसेंटली 2 माह पहले हमने भोपाल हाट में कराया था, वहाँ भी लगभग 80 लाख का सेल हुआ था। तो इस प्रकार हम मार्केटिंग रीच भी बढ़ा रहे हैं और प्रचार प्रसार के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जो युवा हैं संस्कृति को जानें, हस्तशिल्प के उत्पादों को अपने जीवन शैली में लाएं। तो ये सारे इंटरवेंशन प्रोडक्शन साइड और मार्केटिंग साइड दोनों पर राज्य सरकार और भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। जी विवेक जी, आपसे जानना चाहूँगी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में जब हमारी चर्चा चल रही थी तो आपने युवाओं की ताकत पे एक जोर दिया था और आपने बोला कि जैसे कहीं किसी भी घर में अगर हम एक जनरलाइज करके देखें तो क्या आना है क्या नहीं आना है, इसका एक डिसीजन मेकर कहीं ना कहीं आज का युवा है, आज की युवा पीढ़ी है, यूथ है। आपसे जानना चाहूँगी, अगर इसी युवा शक्ति को हम अगर लोक कलाओं को आगे बढ़ाने में, यानी कि हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने में अगर हम उनको इसमें जोड़ें तो एक क्या रेवोल्यूशन की उम्मीद करते हैं आप, क्या एक बदलाव आ पाएगा इस क्षेत्र में? जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। युवा किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, तो उनको अगर कोई भी हमारा उद्देश्य है, अगर हम युवा शक्ति को उसमें सम्मिलित नहीं करेंगे तो हमारे उद्देश्य की परिपूर्ति में बहुत कठिनाई होगी। और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान का मुख्य एक कार्य है प्रशिक्षण। हम लोग 18 विधाओं में डिसिप्लिन्स में निःशुल्क प्रशिक्षण युवाओं को देते हैं और
छः माह का हम लोग डिप्लोमा 6 माह का एक कोर्स कराते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट भी देते हैं, और कैसे वो कल्चर एक जीविकोपार्जन का एक साधन बन सकता है, उसमें हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। जो 18 विधाएँ हैं, मैं उनका एक बार एक लिस्ट आपके साथ सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा। एक मिनट। ज़रूर। हाँ, तो इसमें है मंजूषा पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, पाषाण कला है, टेराकोटा है, क्या कहते हैं पॉटरी है, और जूट है, और हैंडलूम है, और बुनाई है, और एम्ब्रॉयडरी है, 3 तरीके की। तो कुल 18 विधाओं में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो इसमें युवाओं को आकर्षित करने के लिए हम लोग उनको छात्रवृत्ति भी देते हैं, 1000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति, और साथ ही आवासन और भोजन के लिए 1500 रुपये प्रति माह की अलग से छात्रवृत्ति हम लोग युवाओं को उपलब्ध कराते हैं। और इसके प्रति बहुत अच्छा रुझान आ रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, युवाओं के प्रशिक्षण से क्या होगा कि जो कला का उसका संरक्षण और संवर्धन होगा, और लगातार मतलब नए आर्टिस्ट का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके जो आइडियाज़, उनकी क्रिएटिविटी होती है वो नई होती है। तो इससे कला का भी संवर्धन होगा और संरक्षण दोनों होगा। फिर दूसरा है कि ये तो एज प्रोड्यूसर्स, युवाओं को एज कंज्यूमर्स ऑफ कल्चरल गुड्स, तो ये जो हैंडीक्राफ्ट के गुड्स हैं उनको हमारे जो कंज्यूमर्स के रूप में कैसे उनको जोड़ें। तो आजकल युवा ही हैं जो मार्केट को लगभग कंट्रोल करते हैं, और आजकल हस्तशिल्प के उत्पादों को बहुत पसंद किया जा रहा है। हस्तकरघा से निर्मित जो वस्त्र हैं उनको पसंद किया जा रहा है। जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जो हमारे खासकर मैरिज सेरेमनीज, और इसमें हस्तकरघा हस्तशिल्प के उत्पादों को प्रेफर किया जा रहा है। और खिलौनों की ही बात करें तो जैसे जो बहुत एक समय था जब बहुत सारे खिलौने दूसरे देशों में निर्यात होते थे, तो उनमें क्वालिटी के इश्यूज़ थे, केमिकल्स के इश्यूज़ थे। तो जो हस्तशिल्प से बने जो खिलौने होते हैं वो क्या कहते हैं कि उसमें किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई समस्या नहीं रहता है। तो एक छोटी उम्र से ही हस्तशिल्प के जो उत्पाद हैं वो आपके जीवन शैली का हिस्सा हो सकते हैं। तो प्रशिक्षण हो गया। उसके बाद उद्यमी योजना में अगेन हस्तशिल्प के जो भी हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं और जो भी कार्यशिल्पीकार बिहार में हैं जो कार्य कर रहे हैं, वो इस योजना में हिस्सा लेकर जो युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। 10 लाख तक का 5 लाख का ग्रांट और 5 लाख का सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वो एक उसके रूप में एक जीविकोपार्जन के साधन के रूप में शिल्प कलाओं को, हस्तशिल्प को ले सकें, उसमें भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जी, यानी कि रोजगार के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा वृहद और बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत स्कोप है उनके लिए इस क्षेत्र में भी। आपसे जानना चाहूँगी विवेक जी कि हमने जैसा कि हम मना रहे हैं अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह, तो हस्तशिल्प की बात करते हैं तो जैसे मधुबनी पेंटिंग हुई, या फिर सिक्की आर्ट हुआ, या फिर टेराकोटा आर्ट हुआ, तो इन सभी इससे भी ज़्यादा जो वृहद पैमाने पर हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत सारी लोक कलाएँ हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है। तो इन लोक कलाओं का परचम हमारे देश में तो सब लोग इसके हैं ही जो तलबगार हैं, लेकिन विदेशों में भी अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें तो बहुत इसके ज़्यादा जो चाहने वाले हैं, बहुत डिमांड होती है इनकी, और एक अलग आइडेंटिफिकेशन कहीं ना कहीं इंडिया की इस क्षेत्र में थोड़ी डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन है बाकी देशों के मुकाबले, अगर हम जिक्र करना चाहें, बात करना चाहें तो, और हमारे लिए एक बहुत गर्व का पल होता है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? निश्चित ही भारत की सांस्कृतिक विविधता और यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी का ही नतीजा है कि इतने प्रकार के हस्तशिल्प की विधाएं भारत में मौजूद हैं। पत्थर से मूर्तियां बनाने की कला हो, हमारी जो एक्सकेवेशन में कितने हज़ारों वर्षों पुरानी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, हाथ से बने वस्त्र, बल्कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो हाथ से बना वस्त्र, सूत जिसको खादी कहते हैं, वो हमारे आत्मनिर्भरता और जो ब्रिटिश राज था उसके विरुद्ध जो विरोध का प्रतीक बन गया था। तो हमारा जो नेशन का जो हिस्ट्री है उसमें हस्तशिल्प का बहुत योगदान रहा है, और कहीं ना कहीं भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसको भी रिकग्नाइज किया जाता है। भारत के कुल निर्यात में भी हस्तशिल्प का 13% का योगदान है। इससे ये स्पष्ट है कि हमारा जो निर्यात है उसमें भी हस्तशिल्प का क्षेत्र है, हैंडलूम का जो क्षेत्र है,
उसको विशिष्ट मार्केट में डिमांड है। भारत में बने जो हाथ से बने कालीन हैं वो विश्व के मार्केट 35% भारत से ही निर्मित होता है। सिल्क है, रेशम है, क्योंकि मैं निदेशक हस्तकरघा और रेशम का भी पदभार संभाल रहा हूँ, तो सिल्क में भी विश्व का 20% भारत में उत्पादन होता है। और सिल्क की जो साड़ियाँ हैं वो भारत में भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं और सिल्क के परिधान है बाहर भी पसंद किए जाते हैं। तो पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग है, बिहार की अपनी लोक कला है, इसकी वैश्विक इसका मार्केट है। और एक बिहार से जो एक्सपोर्ट होते हैं उसमें मधुबनी और भागलपुर सिल्क का, तसर सिल्क का बहुत अहम रोल रहा है बिहार के क्षेत्र में। जी, आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम हस्तशिल्प की बात करते हैं, क्योंकि हम अभी हस्तशिल्प सप्ताह मना रहे हैं, तो एक ख्वाब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी है, जिसे हम कहते हैं ना कि वोकल फॉर लोकल। तो अगर उसको हम हस्तशिल्प से जोड़कर देखें और लोगों के बीच एक पहुंच बनाने की कोशिश करें, तो आप किस तरीके से इसे जोड़कर देखते हैं? जी, आज के दौर पे आत्मनिर्भरता का महत्व राष्ट्रीय स्तर पे भी दिया जा रहा है। और आत्मनिर्भर होने के लिए ज़रूरत है कि हमारे जो लोकल आर्ट्स हैं उनके जो बने उत्पाद हैं उनको हम लोग कंज्यूम करें और उनको हम लोग अपने जीवन शैली में लाएं। सो इसके लिए हम लोग मार्केटिंग विपणन सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बिहार जो दिल्ली में है हम लोगों का अम्बापाली एम्पोरियम, स्टेट एम्पोरियम है, वहाँ पे एक्सक्लूसिवली बिहार से बने हस्तशिल्प के उत्पाद, हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद, रेशम के उत्पाद, हस्तकरघा के उत्पाद दिल्ली में हमारे जो दर्शकगण हैं वो बिहार एम्पोरियम खड़क सिंह मार्ग पर जाकर वहाँ पर उनको परचेज़ कर सकते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़ सकते हैं। बिहार में ही बात करें तो हम लोगों का खादी मॉल एक प्रमुख आउटलेट है हम लोगों का। उस पर खादी पर अभी एक माह के लिए 50% की स्पेशल छूट दी जा रही है इस सप्ताह, और पूरे माह 50% की स्पेशल छूट दी जा रही है। तो जितने भी पटनावासी हैं उन सभी से मेरा करबद्ध निवेदन होगा कि इस विशेष छूट का फ़ायदा उठाएं और खादी और के सामग्रियों को अपने घर का हिस्सा बनाएं। और हमारे और भी हैं, बिहार हैंडलूम हाट है गांधी मैदान के निकट, वहाँ पर जाके आप हैंडीक्राफ्ट के हस्तशिल्प के उत्पाद आप परचेज़ कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार और उनको उसमें क्या कहते हैं अपने घर ले जा सकते हैं। तो इस और ई कॉमर्स का महत्व बहुत बढ़ गया है। तो आप अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर उमसास का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म umsas.org पर जाकर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और ई पेमेंट के माध्यम से आप घर बैठे बैठे हस्तशिल्प के उत्पादों को अपने घर मंगा सकते हैं। तो इन सभी आउटलेट्स का और ई कॉमर्स आउटलेट का सभी दर्शकों से अनुरोध है, इनको एक्सप्लोर करें और जो अनेक जो विविधता है हमारे हस्तशिल्प में उसको पहचानें और उसको सहेजने में योगदान करें। जी, विवेक जी, आपसे एक बहुत ही अहम सवाल लेना चाहूँगी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए जो भी इस बात से अनजान थे और जो बाहर भी रहते हैं, अगर वो लेना चाहें, अगर देखना चाहें अपनी लोक कलाओं को करीब से, उसे सहेजना चाहें, अपने पास रखना चाहें तो वो जा सकते हैं आपके बताए जानकारी के अनुसार। आपसे जानना चाहूँगी कि आपका यहाँ निदेशक के तौर पर पद संभालना, इसके पहले आप कहीं और मुजफ्फरपुर में कार्यरत थे, उसके बाद आप यहाँ आए और यहाँ पर आपको जो जिम्मेदारी दी गई वो थी कि यहाँ की जो लोक कलाएँ हैं और जो भी हस्तशिल्पकार हैं उनको किसी न किसी से तरीके से एक अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाना, उनकी एक अलग पहचान बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ना। आपसे जानना चाहूँगी कि भविष्य में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या प्रयास रहेंगे आपको इसको और वृहद पैमाने पर ले जाने के लिए? जी, मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि भारत की संस्कृति के जो अभिन्न हिस्सा हैं हस्तशिल्प, हस्तकरघा और रेशम, इसमें मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उद्योग विभाग में निदेशक रहते हुए मैं हस्तकरघा, रेशम और हस्तशिल्प, ये जो सभी योजनाएं इसमें ये चल रही हैं, उनको कैसे शिल्पियों के बीच में, शिल्पकारों के बीच में उनको कैसे अधिक से अधिक को हम अपने नेटवर्क में जोड़ पाएँ। अभी भी ऐसे हमारे शिल्पी हैं जिनको सरकार की सहायता की आवश्यकता है और सरकार सबसे बड़ा मैकेनिज़्म होती है किसी भी उस उद्देश्य की पूर्ति को। सरकार अगर निश्चय कर ले कि हमको उसको सपोर्ट करना है
तो योजनाओं के माध्यम से हम उस लक्ष्य को पाने के लिए मशीनरी लग जाती है। तो जिला उद्योग केंद्र हमारे हर जिला में स्थापित है, हमारे उद्योग विभाग के पदाधिकारी हर जिला में हैं। उसी प्रकार हस्तकरघा रेशम निदेशालय के भी कर्मी फील्ड में हैं। उनके माध्यम से अधिक शिल्पियों को योजनाओं का हम लोग लाभ पहुंचा पाएँ, और जो हम शिल्पी से हम लोग बहुत एक्सपेक्ट करें कि वो आज के ई कॉमर्स के उसमें, तो थोड़ा सा हम उनको अगर सहायता कर पाएंगे तो वो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड होके अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं। और मुझे हर्ष हो रहा है बताते हुए कि स्टार्टअप बिहार के तहत 17 हमने नए स्टार्टअप्स जो केवल हस्तशिल्प हस्तकरघा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो जो ये युवा हैं, जो उनके दिमाग में स्टार्टअप के आइडियाज़ हैं, वो शिल्पियों के उत्पाद का मार्केट बढ़ाएंगे और संस्कृति को सहेजने में मदद करेंगे। बहुत ही अच्छे स्टार्टअप्स, बहुत अच्छे ब्रिलियंट आइडियाज़ आए हैं, उनको उद्योग विभाग स्टार्टअप स्कीम के तहत उनको फंड कर रहा है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उन स्टार्टअप्स को। और वो स्टार्टअप्स जब अच्छा करेंगे तो निश्चित ही हमारे शिल्पियों को बाज़ार मिलेगा और मूल्य, उनके कारीगरी, उनके आर्ट के बराबर उनको मूल्य मिलेगा, तो जिससे उनका जीवोपार्जन भी होगा और हमारी संस्कृति भी सहेजी जा सकती है। जी विवेक जी, आपसे जानना चाहूँगी कैसा लग रहा है आपको जब आप यहाँ आकर आपने ये पदस्थापन आपका हुआ और यहाँ आपने जो एक लोक कलाओं को जागृत करने का एक जिम्मा आपके कंधों पर आया है, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है आपको यहाँ काम करके? जी, सबसे पहले मुझे इस बात को मानने में बिल्कुल झिझक नहीं है कि निदेशक बनने से पहले मुझे स्वयं इतनी जानकारी नहीं थी कि इस तरह का कि क्या कहते हैं समृद्ध हस्तशिल्प बिहार में मौजूद हैं। और मतलब ठीक एजुकेशन होने के बाद भी मैं कितना अनजान था अपनी इन हस्तशिल्प कलाओं के बारे में, ये मुझे पता चला। तो जैसे मेरा स्थिति है उसी प्रकार मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जान पाए हैं अपनी इस संस्कृति को। तो एक ये उद्देश्य होगा कि मॉडर्न तरीक़ों से कैसे हम प्रचार प्रसार कर पाएँ, एक अपने कल्चर को जानना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा आपको आपके राज्य के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति। और जो कल्चर, जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस जो से ग्रस्त हो जाते हैं कि हम कहाँ बिलोंग करते हैं, तो उसमें ये बहुत मददगार होगा अगर अपनी संस्कृति को जानेंगे। और इसी क्रम में हम लोगों ने युवाओं को खासकर कि अपने संस्कृति से जोड़े रखें, इसके लिए हम लोगों ने बिहार की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर जी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्तशिल्प हस्तकरघा के लिए और खादी के लिए नियुक्त किया है। तो उनका अलग अपना फ़ैन फॉलोइंग है, तो उससे भी हम लोग युवाओं को रुझान हस्तशिल्प हस्तकरघा खादी के प्रति बढ़ेगा। तो जो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने अनुभव किया है बहुत क्लोजली, कितना रिच है हमारा, कितना समृद्ध है हमारा कल्चर, हमारी हस्तशिल्प, उसी प्रकार से सभी बिहार के और भारत राष्ट्र के लोग बिहार के कल्चर को जानें, बिहार के हस्तशिल्प को जानें और उसका संरक्षण संवर्धन में अपना योगदान दें। विवेक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी सारी अहम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की और इस विशेष सप्ताह पर इतनी सारी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान विवेक रंजन मैत्रेय जी, जो कि निदेशक हैं उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के, और इनसे हमारी बातचीत चल रही थी अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह को लेकर। तो कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम, आपसे ये हम जानना चाहेंगे और इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता। तो फटाफट उठाइए कॉपी और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director dd के patna@gmail.com।